Good evening, good afternoon and good morning as per the guys time you guys are watching the lecture. ठीक है, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स का बिट क्वेश्चन. आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चली रही होगी एंड इन ऑर्डर टू मेक योर प्रिपरेशन वेरी मच बेटर वी गोइंग टू स्टार्ट विद बिट क्वेश्चन. सी आफ्टर डूइंग द कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम्स लाइक सीएमए फाउंडेशन या फिर जो पेपर बेस्ड एमसीक्यू जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं उसके अंदर आपको प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट होती है. एट द सेम टाइम यू रिक्वायर सो मच टू सॉल्व एमसीक्यूज. ठीक है, तो अभी इन ऑर्डर टू मेक इट वेरी मच इफेक्टिव वी हैव कम अप विद बिट एमसीक्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब धीरे धीरे अपन इस बिट पेपर में देखेंगे एमसीक्यू किस प्रकार पूछते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए और आपको भी एक बेसिक आइडिया आ जाएगा हैव योर प्रिपरेशन बीइंग अप टू द मार्क और नॉट. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी गोइंग टू स्टार्ट विद एमसीक्यूज. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अभी आपके स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा एमसीक्यूज. ठीक है, सो देखो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज फर्स्ट. ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो क्या बोला था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको मार्किंग में भी दिया. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, से प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. दिस आर द 4 बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज 4. आई होप क्लियर है. ठीक है, सो 4 बेसिक सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड सेविंग. ठीक है, मूविंग अहेड. ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय. ठीक है, ये एकदम स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको कोई कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, तो इसका एकदम सिंपल आंसर है. ये जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट वाज प्रोफाउंडेड बाय नन अदर देन प्रोफेसर माय फेवरेट और मेरे जो फ्रेंड भी है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था. तो आंसर विल बी डी. ठीक है, बाय फॉर आई होप मेरे से सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एमसीक्यूज को सॉल्व करके देख लीजिएगा. दैट मींस योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटी इज. एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे. गाइस मुझे बताओ, आपको देखो सारे इकोनॉमिकल आइडेंटिटीज आई होप यू गाइस आर अवेयर विद. ईडी इज इक्वल टू 1, ED is greater than 1, ED is less than 1. ठीक है, एकदम आराम से वही तो होते हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब कैसे होंगे, क्या होंगे, अभी अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं. देखो, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5. सर 0.5 का मतलब क्या? 0.5 मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का बस सिंपल आंसर देना. 0.5 क्या 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है? सर क्या बात कर रहे हो, ये 1 से कम है. मतलब क्या, आपका जो डिमांड है ED, आपका जो डिमांड है वो 1 से कम है, मतलब ED इज लेस देन 1. तो यहाँ पे वही बोला आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0.5 है मतलब वो 1 से कम है, मींस ED इज लेस देन 1. देन अगर ऐसे गुड्स है, अगर डिमांड लेस है तो उसको बोलते हैं अपन इनइलास्टिक. ठीक है सर, समझा. और इनइलास्टिक सप्लाई कौन से गुड्स का होता है? इनइलास्टिक सप्लाई होता है नेसेसिटीज का. इनइलास्टिक होता है नेसेसिटीज. इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स और इनइलास्टिक डिमांड फॉर गुड्स is of which goods? That is of necessities. पक्का समझा आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो, इतना भी ट्रिकी नहीं था. उन्होंने सीधा मेंशन किया द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5. 0.5 का मतलब होता है लेस देन 1. ठीक है, अगर लेस देन 1 तो ED इज लेस देन 1 इन द केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स. नेसेसिटी गुड्स है क्या एग्जांपल? यस सर. सो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर. पक्का समझा? ओके, अब अपन आगे बढ़ेंगे. फोर्थ एमसीक्यू क्या बोलता है देखो, इन द केस ऑफ रेयर कॉइन्स सप्लाई कर्व विल बी. गाइस रेयर कॉइन्स या फिर एंटीक आर्टिकल्स हो गया, यूनिक आर्टिकल्स हो गया, फिर रेयर कॉइन्स हो गए. ये ऐसे प्रकार के जो गुड्स होते हैं ना, ऐसे प्रकार के गुड्स जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बने होते हैं. देखो अब प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा होता है. देखो प्राइस और सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट. बट मुझे बताओ गाइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा. सर ये तो एकदम बढ़िया बात है, सिंपल बात है, लेक्चर में हमको पता था. बट गाइस कोई कमोडिटी ऐसी है, हाउस एवर प्राइस इंक्रीजेस, कितना भी आप उसका अगर प्राइस बढ़ा दोगे ना, उसका आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे. समझा कि नहीं समझा? सो ये ऐसे एंटीक आर्टिकल्स है विच आर मेड हार्डली इन वेरी मच लेस क्वांटिटी. ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में बना है, भले उसका प्राइस बढ़े या फिर उसका प्राइस कम होए, उसका डिमांड उसका सप्लाई उतने का उतना ही रह जाएगा. सप्लाई विल नेवर चेंज. ठीक है, मतलब सप्लाई उतने का उतना ही रह जाएगा. इसलिए जो इसका डिमांड कब होता है, ठीक है, मतलब इसका जो बेसिकली इनके जो डिमांड होता है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग होता है, बट इसका जो सप्लाई लिमिटेड ही है. हमने बनाया ही कम क्वांटिटी है, उतने का उतना है, भले इसका प्राइस बढ़े चाहे कम हो जाए, तो उसका जो सप्लाई हो जाएगा, जो सप्लाई का हो जाएगा
वर्टिकल इन शेप। सर कैसे? एकदम ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। अभी अपन इसके सप्लाई को मैं आपको वर्टिकल शेप कैसे है बताता हूं, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो, ये अपना प्राइस है, ये अपना सप्लाई है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने इतना ही प्रिपेयर करके रखा है। भले इसका प्राइस देखो, पहले 100 था, ठीक है, तो भी इतना ही है, ठीक है। 120 है तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो भी इतना ही है, ठीक है। इसका प्राइस 2 रुपीज हो गया, फिर भी उसका सप्लाई इतना ही लिमिटेड है, दैट इज 10 क्वांटिटी। समझा अच्छे से? भले आप इसका प्राइस बढ़ाओ या फिर इसका प्राइस कम करो, सप्लाई उतने का उतना ही रहेगा। दैट इज इसका जो शेप है सप्लाई का होगा वो कैसे हो जाएगा? वर्टिकल, ठीक है। सब सप्लाई का शेप कैसे सर? वर्टिकल है, ये देखो वर्टिकल इन शेप। पक्का समझा आपको? चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 द डिमांड कर्व इज ओके। देखते हैं हम इसको, एकदम सिंपल है गाइस। मुझे बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सिंपल कहा गया उन्होंने? सिंपल एक चीज कही है, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ईडी इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका शेप कैसे हो जाता है? ईडी इज इक्वल टू 1 है तो इसका शेप हम लोग देखते हैं कैसे होता है। मतलब इसका सिंपल इन अ सेंस इट जस्ट गिव एकदम सिंपल पर्सपेक्टिव अपने को। इसका मतलब होता है जो प्राइस है एंड डिमांड है उनका जो चेंज का प्रपोर्शन है एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। ओके ओके, मतलब क्या सर? 50% से अगर आपका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो आपका 50% से डिमांड कम होता है। 50% से आपका डिमांड गाइस कम होता है, ठीक है सर, समझा? अगर 50% से प्राइस बढ़ेगा तो 50% से डिमांड कम हो जाएगा। इतना एकदम एकदम एग्जैक्टली समझ गया? ओके चलो अभी मुझे बताओ गाइस, अगर 50% इंक्रीज इन प्राइस गिव्स अस 50% डिक्रीमेंट और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, तो इनका जो प्रपोर्शन है जो एग्जैक्ट है, अगर 50 डिवाइड बाय 50 करेंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इनटू क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल गिव अस लाइक 50 डिवाइड बाय 50, हमारा आंसर हो जाएगा 1। ओके सर, इतना समझा? तो अभी हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी अपन देखेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। ओके लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अभी अपन इसको देखेंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखना गाइस, एकदम ध्यान से। ठीक है, अब देखो प्राइस अपना था 10, डिमांड अपना था 5। ओके, जैसे प्राइस देखो कम हो गया, 10 से हो गया प्राइस 5। ओके सर, तो डिमांड अपना बढ़ गया 10 से, डिमांड अपना हो गया 10 यूनिट्स, ठीक है। अगर प्राइस 10 था तब डिमांड अपना 5 यूनिट था, अब 10 से होके अपना प्राइस हो चुका है 5, तो अपना डिमांड हो गया 5 यूनिट से 10 यूनिट। सर इतना समझा, ये हमारा क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है, पक्का समझा? अब जो ये डिमांड कर्व बनेगा, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो बनेगा, दिस इज अपना डिमांड कर्व, ठीक है। ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, समझा सर? क्या डिक्टेट करता है? डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये समझा। बट इसका शेप कैसे पूछा है अभी, अगर एकदम ध्यान से देखोगे, सो द शेप इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। तो है ऐसा कोई आंसर? यस डेफिनेटली आंसर है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए। पक्का समझा आपको? चलो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। 6th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉलोइंग में से नहीं है? 4 प्रकार के तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मुझे बताओ इसमें से लैंड है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, अपना जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? वो है बैंक लोन। तो इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बैंक लोन। पक्का समझा? चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। Now the 7th MCQ is the law of variable proportion was propounded by whom? So law of variable proportion was propounded by Professor Alfred Marshall। भाई इसने ही सारे लॉ बना के रखे हैं, ठीक है। ये देखो, सो आंसर विल बी बी, एकदम सिंपल है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following cost can never become zero? मैंने बहुत बार ये लेक्चर्स में भी आपको बताया 2 प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स कॉस्ट। अभी ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता? ये कॉस्ट वो कॉस्ट है सर, ये कॉस्ट वो कॉस्ट है जब प्रोडक्शन हो ना हो, ज्यादा हो, कम हो, उतने का उतना ही रहता है। सर कौन सा कॉस्ट?
फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने समझो कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, यू गाइस हैव टेकन अ प्रॉपर्टी रेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमने कोई प्रॉपर्टी ली है जो रेंट पे, ठीक है, उसका रेंट का कॉस्ट है पर मंथ 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज उसका पर मंथ कॉस्ट है। मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो, रेंट का आपका कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपीज। अगर आपने समझो जैन में, फेब, मार्च, आपकी प्रोडक्शन चालू होने वाली है मार्च से, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन चालू होने मार्च से, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है फ्रॉम द मंथ जैन, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, ठीक है सर। अभी आपने यहाँ पे प्रोडक्शन 0 किया, फेब्रुवरी मंथ में भी आपने कोई भी प्रोडक्शन यू हैव नॉट डन, you started your production from the month of March in which you made the production of 100 crore quantity, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस, क्या आपको जैन मंथ का और फेब मंथ का रेंट देना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस सर। आप प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, उतना ही आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। मार्च मंथ में आपने प्रोडक्शन किया, आपने ज्यादा क्वांटिटी प्रिपेयर किया, तो क्या आप ज्यादा रेंट दोगे? नो। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो हमेशा सेम रहता है, चाहे प्रोडक्शन करो नहीं करो, ज्यादा करो कम करो, the cost will remain the same. That is what is called as fixed cost. So this is the kind of the cost which can never ever become zero. I hope you guys have understood. आगे बढ़ते हैं। अभी 9th, all the factors of production becomes variable in। अभी ध्यान से सुनना, 2 प्रोडक्शन के पीरियड होते हैं सर। कितने होते हैं? 2 प्रोडक्शन के पीरियड। प्रोडक्शन के बेसिकली पीरियड होते हैं, वो 2 होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इरेज इट फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली प्रोडक्शन के कितने पीरियड होते हैं सर? 2 प्रोडक्शन पीरियड होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रोडक्शन पीरियड गाइस। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अभी सर शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, हमने लेक्चर्स में तो देखा। अभी आराम से इसको एकदम समरी वे में आपको एकदम प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 2 प्रोडक्शन पीरियड, वन दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन and another one is called as a long run. One is short run and another one is called as a long run. शॉर्ट रन में एक फैक्टर होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। ये फैक्टर होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें बोथ द फैक्टर्स दोनों भी। अभी 2 प्रकार के जो फैक्टर, फिक्स फैक्टर कौन से थे? जनरली फिक्स फैक्टर होता है कैपिटल, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर कौन होता है? वेरिएबल फैक्टर अपना होता है लेबर, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ये बोथ द फैक्टर्स हम लोग चेंज कर पाएंगे, अपने पास उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। सो इन लॉन्ग रन बोथ द फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड, आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। चलो, सो क्या पूछा है? ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इन, तो कौन सा आंसर होगा? सो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर, लॉन्ग रन, in long run both the factors can be changed, मतलब all the factors can become variable if we change in the long run. So answer would be B. पक्का समझा? चलो, अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सर? मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है एक्स्ट्रा यूनिट प्रिपेयर करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, that is what is we consider as a marginal cost. So marginal cost is nothing but the cost which is required for the purpose of producing extra or one additional unit. Got it? Moving ahead. ठीक है. So marginal cost is defined as, okay. अब marginal cost का मतलब समझा. On the basis of option देखो, जो टोटल में चेंज आता है, जो टोटल में चेंज आता है, क्यों? अगर मैंने 10 क्वांटिटी बनाया, ठीक है, 10 क्वांटिटी बनाया, फिर मैंने और 2 बनाया, अब मैंने टोटल में कितना बनाया सर? पहले आपने क्या बोला? 10 बनाया, ओके ठीक है समझा। फिर आपने और 2 बनाए, तो टोटल मैंने 12 बनाया ना, टोटल मैंने 12 बनाया ना, मैंने ऑलरेडी कितने बनाए थे? 10, फिर और एडिशनली 2 बनाया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अभी सर 12 हो गए। अभी मुझे बताओ गाइस, ये जो एडिशनल बनाया उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल, और इकट्ठे सब बनाया जो टोटल, तो जो पहले टोटल था उसके अंदर भी चेंज आ गया, 10 से 12 हो गया, तो किसकी वजह से? मार्जिनल की वजह से। सो चेंज जो टोटल में आया है 10 से 12 हुआ है, वो किसकी वजह से? मार्जिनल की वजह से, ठीक है। सो चेंज ब्रॉट इन टोटल इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल। पक्का समझा? देखो, सो देखो, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन चेंज इन आउटपुट, ओके, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन चेंज इन इनपुट, नहीं, ओके, तो करेक्ट आंसर वुड बी चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट अगर आप ज्यादा प्रिपेयर करोगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट लगेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। अभी इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके, क्या बोला है सर यहाँ पे? 200 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बाय
X by employing 10 workers and 240 units of same commodity by employing 12 workers. Okay, then average product of the worker is. So average product क्या होता है? Average product is basically nothing but, ठीक है, अपन इसको एक blank page पे देखते हैं. अभी इसमें क्या बोला है? Average product को find out करने के लिए बोला है. They have asked us to find out average product. So average product is nothing but total product divided by वेरिएबल फैक्टर्स का यूनिट. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का यूनिट से फिर क्वांटिटी. ठीक है सर, बढ़िया है, समझ में आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, फर्म प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. अपना क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स. सो 10 वर्कर्स के अपने वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स हो गए. ठीक है, ओके, एंड 240 यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी बाय एम्प्लॉइंग 12 वर्कर्स. देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वर्कर क्या होगा. अब एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी टोटल प्रोडक्ट कितना अपना 200 क्वांटिटी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर अपना कितना था 10. सो इट विल गेट अस 20. समझा आपको अच्छे से. ठीक है, चलो. सो अपना देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वर्कर, देन अपन इतने का निकाल दिया, एंड 240 यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी बाय एम्प्लॉइंग 12 वर्कर्स. ओके, सिर्फ सेम कमोडिटी हमने प्रिपेयर किया. ओके, इसका भी अपन निकाल लेते हैं. सो 240 डिवाइडेड बाय 20, ओके. सो एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास 20 भी है और 12 भी है. सो विल सी द ऑप्शंस फर्स्ट. ठीक है, सो वी गॉट देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वर्कर वुड बी 20. समझा आपको. सो विल सिलेक्ट 20 एज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे. Which one of the following is not the feature of perfect competition? Feature of perfect competitions अलग अलग है. जैसे बहुत सारे, पहले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, देन होमोजेनियस प्रोडक्ट, फिर सिंगल प्राइस, वो बहुत सारे फीचर्स है. अभी इसमें से अपन देखेंगे. सेलिंग कॉस्ट नहीं, ये तो मोनोपोलिस्टिक का है. ग्रुप बिहेवियर नो. होमोजेनियस प्रोडक्ट यस, दिस इज द फीचर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इन द केस ऑफ परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में? एकदम सिंपल है. डिमांड कर्व को एआर कर्व भी कहते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी एआर कर्व होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल इन शेप. ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, इट इज हॉरिजॉन्टल इन शेप एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये कौन सी एआर कर्व है? ठीक है, कौन सी है, एआर कर्व. पक्का समझा आपको. सो एआर कर्व कैसी है, हॉरिजॉन्टल शेप में. इसको हम लोग इलास्टिक भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक. सो या दिस, समझा. नेक्स्ट, कार्टेल इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, कार्टेल इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली. पर एक ऐसा साथ में आके अगर कर रहे हो, साथ में आके अगर बिजनेस कर, दैट इज कॉल्ड कल्यूसिव ओलिगोपोली. दैट इज फॉर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर एंड डूइंग द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज अ कल्यूसिव ओलिगोपोली. एक दूसरे के खिलाफ जाके अगर बिजनेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली. पक्का समझा. ओके, चलो. सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कल्यूसिव ओलिगोपोली. नेक्स्ट, डायनामिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय. सो बेसिकली डायनामिक प्राइसिंग जो फॉलो करने वाली कंपनीज होती है, आजकल अपने ऑनलाइन ब्रांड्स देखा होगा. सी वॉट एवर दे एंगेज इन दिस काइंड, लाइक इन दिस कंपेरेटिव बिजनेस वर्ल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिक्स योर द प्रोडक्ट प्राइस वेरी एमिनेंट. ठीक है, nowadays that big brands like online shopping brands are coming up with their discount and offer sales. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग बिलियन डील्स एंड दैट फेस्टिव ऑफर्स, एंड ऑफ सीजन सेल एंड समथिंग टू दैट इफेक्ट. So for that they engage in different kind of pricing practices. So online brands and whosoever conduct business through e-commerce and businesses engages into dynamic pricing. So now what basically dynamic pricing looks like? It is nothing but dynamic prices are such a kind of pricing technique which is being implemented by the companies for the purpose of giving variation in the pricing. ठीक है, for example they starting or at the origin or penetration level they fix a very low price, then after some point they raises their price, and after few time they also cross over their price. In a sense, for example they'll write it like 10,000 का shoes है, ठीक है, then that they'll cut it and make it like 899, ठीक है, या फिर 8,999. ऐसे अलग अलग प्रकार का they engages into dynamic pricing practices. ठीक है, so they engages in a fancy practices of making the product very lucrative. ठीक है, so basically dynamic pricing is mostly followed by online companies. ठीक है, okay, wow. So the next is 16 point, that is MV is equal to PT or PT is equal to MV. The equation is suggested by, it is nothing but ये जो equation है वो किन्होंने suggest किया है? This has been given by Professor Irving Fisher. ये money का concept है, आपको पता है money supply and money demand. ठीक है, so MV is equal to money and PT is equal to demand for money.
पक्का समझा? मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाई एंड पीटी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी. सो इट इज बीइंग गिवन बाय इरविंग फिशर्स. पक्का समझा आपको? ओके. अभी all the following functions are associated with a commercial bank except. commercial bank के कौन से functions है वो हमको बताया गया. ठीक है. so commercial banks cannot issue paper notes. okay. commercial bank वैसे भी obviously notes थोड़ी commercial bank से issue करता है, वो तो RBI करता है ना भाई, इतना तो हमको पता है. ठीक है. commercial bank act as a banker to the government. no, commercial bank cannot act. central bank act as a banker to the government. ये भी नहीं है. commercial banks are mostly privately owned and privately managed. yes, this could be the answer. Let's go to the next one. to accept deposit from the public is the most important function of the commercial bank. okay, तो इधर क्या बोला है? all the functions of the bank are associated with the bank except that. okay, so basically एक simple है. अगर आप देखोगे तो ये तो नहीं है. जैसे commercial bank act as a banker to the government. no, commercial bank cannot issue paper notes. yes, यस मतलब देखो कॉमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकता. अभी देखो एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये बी वाला. आई टेल यू हाउ इट इज. ठीक है. वैसे तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये होता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते, तो ये इसका फीचर है. कमर्शियल बैंक्स आर मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड एंड पब्लिक प्राइवेटली मैनेज, ये भी इसका फीचर है या फिर ये भी इसका फंक्शन है. गॉट इट. कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट. नाउ कमर्शियल बैंक नेवर एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. ठीक है. कमर्शियल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट बहुत कम मतलब करते नहीं, बट कोई कोई कमर्शियल बैंक्स लाइक उसके अंदर गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, बट नॉट ऑल द टाइप. जनरली इट इज द सेंट्रल बैंक का फंक्शन, बट कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट्स. ओके, सो बेसिकली ये तो नहीं करेंगे. ठीक है. कमर्शियल बैंक पेपर नोट इशू नहीं कर सकते. तो सिंपल पूछा है फंक्शंस कौन सा है जो एसोसिएटेड है सारे एक्सेप्ट. सो बेसिकली कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, ये इसका फंक्शन नहीं है, तो एक्सेप्ट ही पूछा है हमको. ये तो बस हमको नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया. आपको समझा ये कैसे घुमा के पूछा आपको? समझा? सो आंसर वुड बी बी. आई होप इट इज क्लियर. फिर ग्रेशम्स लॉ इज इट ट्रू वेयर. अभी ये कंसेप्ट इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट दैट इट इज बीइंग लाइक नेवर आस्क. आई टेल यू व्हाट इट इज. इसमें दो चीज की बात होती है. ये कंसेप्ट ने ड्रॉप करा दिया. क्या कंसेप्ट है? इसमें गुड मनी और बैड मनी की बात होती है. सर गुड मनी और बैड मनी क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल न्यू करेंसीज आर बीइंग प्रिंटेड. अगर कोई न्यू करेंसी प्रिंट हो गया तो उसको न्यू मनी कहेंगे. और बैड मनी है जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपीज का नोट है और मेरे पास नया वाला 10 रुपीज का नोट है. अभी ऐसे मेरे पास पुराने 10 रुपीज का है बंडल एंड न्यू 10 रुपीज का ऑल्सो हैव द बंडल. ठीक है. व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस, आई विल गेट आउट ऑल दैट बैड मनी. ठीक है. एंड कीप दैट न्यू मनी विद मी. बट पता है न्यू मनी को प्रिंट करने की जरूरत कब पड़ी? जब आप लोगों ने जो बैड मनी पहले की करेंसी आपके पास बचा बचा के रखे थे, ठीक है, वो लेस इन क्वांटिटी हो गए थे. मतलब क्या? फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन में पैसा ही नहीं है, तभी तो आप नया पैसा छापोगे ना. लॉजिक. ठीक है. यू प्रिंट करेंसी मोर एंड मोर व्हेन द मनी सप्लाई इन द कंट्री गेट्स लेवल बिलो. लॉजिक क्या? देखो नया करेंसी हम क्यों प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि जो पुराना वाला करेंसी है, जो हमारा पुराना वाला करेंसी है, वो लोगों ने सेविंग्स करके रखा है. बट कैसे सेविंग्स करके रखा? बैंक में नहीं करा है, आपने आपके पास बचा बचा के रखे. सो दैट इज नॉट सफिशिएंट. द ओनली रीजन द न्यू करेंसीज आर बीइंग प्रिंटेड. ठीक है. ये बेसिकली ग्रेशम्स लॉ का एकदम सिंपल मतलब है. ठीक है. अब बोथ पेपर एंड मेटल करेंसीज ऑपरेट्स. ओके, तो दोनों करेंसी ऑपरेट करते हैं. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ये डी इज इसका आंसर है. समझा? जैसे इसका एकदम सिंपल है. ग्रेशम ने जो ग्रेशम्स लॉ है, बेसिकली द प्रोफेसर ग्रेशम्स ब्रॉट दिस लॉ इन टाइम जब मोनाचे सिस्टम चलता था. द बोथ पेपर एंड मेटल करेंसी ऑपरेट. ठीक है. तो गुड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ बैड मनी, ये उसका कंसेप्ट उसने दिया था. सो बोथ पेपर मनी एंड मेटल करेंसीज ऑपरेट. बस इसको आपको बस इसको जब भी आए तो इसको ध्यान रखना है. ठीक है. दिस कंसेप्ट इज नेवर आस्क्ड. ठीक है. ऐसा और आया तो हमको ये पता है. ठीक है. ग्रेशम्स लॉ. ठीक है. बेसिकली कैसा है ना, आपके जो बुक है या फिर आपके फाउंडेशन लेवल पे एक एकदम सिंपल पैराग्राफ दे दिया गया है. उसका ग्रेशम्स लॉ इज एग्जैक्टली अ बिग लॉ. ठीक है. सो विच इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड डू इट बाय दिस फार. समझा? चलो आगे बढ़ेंगे. अभी क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी स्टेट्स दैट. क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ गाइस, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी का एग्जाम सिंपल है. मैंने बता दिया आपको, लाइक याद होगा, एज द प्राइस लेवल राइजेस मनी सप्लाई इन योर हैंड ऑल्सो राइज. प्राइस लेवल राइज होगा तो मनी सप्लाई भी राइज होगा. ठीक है. तो डायरेक्ट रिलेशन है. सो प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई. यस. नेक्स्ट, प्राइस लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई. नो, प्राइस लेवल इज नॉट रिलेटेड टू मनी सप्लाई. भाई कैसे हो सकता है? when your price is rising, ultimately your supply of money would also rise. Moving ahead, price level is inversely
related to money demand? No. So the correct answer over here which is being said by quantity theory of money is option A. समझा? Okay. Moving ahead. ठीक है. Then the growth definition of economics. ठीक है. जो growth definition of economics है, one second guys. ठीक है. जो growth definition of economics है, ठीक है, वो किसने दिया? अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप लोग ने प्रॉपर्ली चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन जेएम केन्स एंड पॉल सैमुएल्सन. ठीक है, इसके डेफिनेशन मैंने आपको फुल फॉर्म के साथ बताया था. जेएम केन्स इज नथिंग बट जॉन मेनार्ड केन्स. ठीक है, एंड पॉल सैमुएल्सन, इन्होंने कंसेप्ट दिया था. ठीक है, ओके, समझो अच्छे से. ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ये तो बचपन से करते आ रहे अपन. डिमांड वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस. ठीक है, इनवर्सली विद द प्राइस. ठीक है, ये देखो आंसर वुड बी डी. When the excess demand occurs in unregulated market, there is a tendency for, मतलब अगर डिमांड ज्यादा है, अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल डिमांड ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऑल द टाइम फेवरेट एग्जांपल, ठीक है, माय फेवरेट एग्जांपल, ठीक है, एकदम सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल आपको देता हूं मैं. ठीक है, अभी ध्यान से देखो. अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आपने 4 क्वांटिटी को प्रिपेयर किया. सर समझा, एकदम प्रॉपर समझा. आपने प्रोडक्शन किया 4 क्वांटिटी. आई हैव प्रिपेयर्ड 4 क्वांटिटी, जिसका मार्केट में भैया 400 लोग डिमांड कर रहे हैं. नहीं समझा, रुकना 1 मिनट. प्रोडक्शन कितना किया है? 4 क्वांटिटी. मतलब आपने सप्लाई कितना किया? 4 क्वांटिटी. सप्लाई आपने किया 4 क्वांटिटी. ठीक है सर, समझा. 1 सेकेंड गाइस. ठीक है, 1 सेकेंड. आपने प्रिपेयर कितना किया सर? मैंने 4 क्वांटिटी प्रिपेयर किया है. अभी मतलब सप्लाई कितना? 4 क्वांटिटी. डिमांड कितने लोग कर रहे हैं? 400. 4 क्वांटिटी 400 लोग के बीच में कैसे बांटेंगे? बहुत नाइंसाफी है. ठीक है, सो व्हाट विल डू एज द सेलर, व्हाट विल डू एज द सेलर, आई विल सेल दिस कमोडिटी टू दोस कस्टमर हु आर रेडी टू मे मी वेरी मच हाई प्राइस. पक्का समझा? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई से, तो मुझे बताओ क्या होगा? प्राइस विल राइज. समझा अच्छे से? चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, चलो. In the case of inferior goods, the consumer. अभी inferior goods समझते हो? low quality goods, deteriorated goods, जो रोड पे बिकते हैं, एकदम लो क्वालिटी वाले, लो प्राइस पे भी मिलते हैं, लो क्वालिटी गुड्स, उसको कहते हैं inferior goods. पहले इसका मतलब समझ लो. अगर ये समझा तो भाई एकदम सिंपल. inferior goods वो गुड्स है जो लो क्वालिटी गुड्स. ठीक है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे. आप समझो फॉर एग्जाम्पल सीए में बन जाओगे. अरे बन जाओगे क्या? बन गए. ठीक है, समझो आप लोग अगर सीए में बन गए, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो. आपके पास इनकम बढ़ रही है. एज यू अर्न मोर एंड मोर, जैसे जैसे आप अर्न ज्यादा करोगे वैसे वैसे आप लो क्वालिटी चीप क्वालिटी गुड्स बहुत कम परचेस करोगे. पक्का समझा? तो भले उनका प्राइस भी कम हो जाए, नॉर्मल क्या है, प्राइस राइज तो डिमांड बढ़ेगा, बट भले उसका प्राइस कम भी हो, यू वोंट बाय इट. पक्का समझा? चल. इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द कंज्यूमर वुड परचेस लेस एज द इनकम इंक्रीजेस. देख, परचेस लेस विद द इंक्रीज इन इनकम. बाद में नेक्स्ट आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने भी है. ठीक है, समझा? अच्छे से सारे ऑप्शंस पढ़ के ही आपको जवाब देना है. पक्का समझा? ओके सर, आप तो नहीं पढ़ रहे. हाँ, हमने पढ़ रखा है ना ऑलरेडी. ठीक है, चलो. अभी एकदम ध्यान से देखो. लेट अ फर्म एम्प्लॉयज 10 लेबरर्स टू प्रोड्यूस 150 यूनिट्स. ओके, 10 लेबर्स ने कितना प्रोडक्शन किया? 150 यूनिट्स का ऑफ आउटपुट. इफ 11th लेबर्स आर एम्प्लॉयड, 10 जन ने मिलके सर 150 यूनिट्स बनाएंगे. समझा? 11th लेबर को जब अपॉइंट किया, आर एम्प्लॉयड 166. 10 जन मिलके बना रहे 150 यूनिट्स. जब 11th को अपॉइंट किया तब हो गया 166. तो 11th वाले ने आके क्या और अपना पर्सनल जामा डाला है. ठीक है, सो द एडिशनल प्रोडक्शन बीइंग मेड बाय द एडिशनल लेबर, ठीक है, दैट इज 16. So that is 16 एडिशन उसने बनाया. ठीक है, तो 16 वुड बी द आंसर. पक्का समझा? चलो आगे बढ़ेंगे. अभी अ राशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन दैट रीजन वेयर. अच्छा, जब राशनल बोला तभी समझ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है. दिस इज बीइंग टॉक्ड विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर होल सिलेबस ऑफ द प्रोडक्शन मॉड्यूल, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हिच इज बीइंग प्रोफाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, नाउ Professor Alfred Marshall said that there are 3 stages in the production. Stage 1, Stage 2 and Stage 3. वाह सर, क्या जानकारी दिया. अरे भाई 3 स्टेज होता है. And he will operate in that stage where maximum input is being used and output is also produced at the optimum level. So input
सेकंड स्टेज में जीरो हो जाता है। मतलब क्या सर, एमपी ना, एमपी मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट, वो सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है सर, सेकंड स्टेज में इट बिकम्स जीरो। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से उसको यूज कर रखा है हमने, समझा। देखो, सो द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल, सर शॉर्ट रन की बात है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो फिक्स की बात होगी ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की, ठीक है सर, समझा। सो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स नेगेटिव, नहीं नेगेटिव हो गया तो फिर भाई हमको लाइक वी आर नॉट फेचिंग एनी रिटर्न, देन नेगेटिव नहीं, देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स डिक्लाइनिंग, करेक्ट। जीरो हो गया ना, मतलब गिर गया ना, ठीक है, जीरो हो गया मतलब डिक्रीज हो गया अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। तो सेकंड में पता है आपको, अगर सेकंड स्टेज अगर अपन ध्यान से देखा होगा तो एमपी सेकंड स्टेज में फॉल होना शुरू हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड स्टेज टीपी बिकम्स हाईएस्ट देन एमपी बिकम्स जीरो, ठीक है। सो 25 का करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 25 का करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। अभी इफ अ फर्म डबल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट डबल्स एज वेल द फर्म इज सब्जेक्ट टू, ये तो बहुत एकदम फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का। देखो, अगर मैंने 20% से अगर आपका आउटपुट बढ़ाया, ठीक है, 20% से मतलब समझो आपका आउटपुट बढ़ गया, क्योंकि आपका 20% ऑफ इनपुट भी बढ़ा। सर क्या फायदा, 20% से अगर आपने इनपुट बढ़ाया तब जाके 20% से आउटपुट बढ़ा, हाँ समझा ये मुझे, ये पक्का समझा मुझे। तो मतलब इक्वल इक्वल ना, यस इक्वल इक्वल, ओके। अगर मुझे बताओ, इफ आई इंक्रीज माय आउटपुट by 20%, sir, how do you increase your output by 20%? अरे, if I increase 20% of input, then ultimately my output has also got increased by 20%, and that is what is called as a constant return to scale. अगर आपका इनपुट का प्रपोर्शन और आउटपुट का प्रपोर्शन सेम प्रमाण में बढ़ रहा है, that is what is exactly called as constant return. अगर देखो मेरा इनपुट बढ़ रहा है, इनपुट समझो मेरा बढ़ रहा है 10% से, ओके सर ये समझा, इनपुट 10% से बढ़ा, आउटपुट 15% से बढ़ा, आउटपुट 15% से बढ़ा, मतलब क्या हो गया, एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड जस्ट, मेरा इनपुट 10% से इंक्रीज हुआ और मेरा आउटपुट 15% से इंक्रीज हुआ। मेरा इनपुट कितने परसेंट से इंक्रीज, 10% से, पर आउटपुट 15%, मतलब इनपुट से ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपका इनपुट डबल हो गया है और आउटपुट भी डबल हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब अगर इनपुट 2 टाइम्स हो गया और आउटपुट भी 2 टाइम्स हो गया, सो इट इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज द आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी ऑफ द फर्म डिक्रीज, एकदम सिंपली बताता हूं। अभी जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आप जब भी ज्यादा प्रिपेयर करना शुरू होते हो क्वांटिटी, ठीक है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी प्रिपेयर करते हो, आपका ना कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है। सर क्या बात कर रहे हो, कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, अरे सुनना, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आप समझो 2 से 3 क्वांटिटी प्रिपेयर करते हो, एज अ प्रोड्यूसर यू आर प्रिपेयरिंग ओनली 2 to 3 क्वांटिटीज, आप जाके सप्लायर के पास से क्वांटिटी परचेस करोगे, दैट इज रॉ मटेरियल क्वांटिटी, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको रिटेल रेट में मिलेगा भाई, ठीक है, बिकॉज यू आर परचेसिंग इन लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। जैसे जैसे आप मोर क्वांटिटी में आपका प्रोडक्शन बढ़ाते हो, दैट इज आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी लगेगा। अब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस करोगे ना, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, आपको मिलेगा डिस्काउंट। इफ यू परचेस द क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ज्यादा लाइक अगर आप अबंडेंट क्वांटिटी में आपका रॉ मटेरियल परचेस करोगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो आपका पर यूनिट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझा अच्छे से। सो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका एएफसी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। समझा, ओके। सो आपका एमसीक्यू 7, एज द आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी ऑफ द फर्म कंटिन्यूअसली डिक्लाइंस। समझा इसको, क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम, सिंपल पूछा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद करो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर एमआर इज एग्जैक्टली इक्वल टू एमसी। एमआर एंड एमसी इक्वल हो जाता है, उसको बोलेंगे अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ये कंडीशन नंबर 1 है अपनी, ये 1 नंबर कंडीशन है। और एमसी कट्स, एमसी जो कट करता है एमआर को फ्रॉम बिलो इज कॉल्ड एज कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो हमको पूछा, देखो क्या है, आ जाओ। विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम, ठीक है। सो एसी इज इक्वल टू एमआर, नहीं, एमसी इज इक्वल टू एमआर, यस। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, पक्का समझा, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डैश,
एकदम मस्त कंसेप्ट है ये, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, बट बोलो अगर कोई ले मैन भी सुन जाएगा ना इसको समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम जनरल, लाइक इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। ध्यान सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम सरल कंसेप्ट है, बहुत से लोगों को समझ में आता ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, एकदम ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेक्चर्स के लिए आ रहे हो, एट द सेम टाइम आपके फ्रेंड ने बोला था भाई चल ना अपन एनिमल देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, यू वेंट फॉर मूवी, मतलब एक चीज को पाने के लिए अपने एक चीज को खोया, ठीक है सर, ये तो अस मोमेंट हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, आप एकदम मोए मोए करा रहे हो हमको, ठीक है, मतलब एक चीज को पाने के लिए जो अपने एक चीज को खोया, दैट इज कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मतलब सर, मतलब एकदम ध्यान से, अगर समझो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपने वो 10,000 का अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप 10,000 का मोबाइल नहीं परचेस कर पाओगे, या तो एक मिलेगा या तो ये मिलेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि पैसा, समझा। अगर इफ यू मेक द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट यू वोंट बी एबल टू बाय द ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, गेटिंग इट और नॉट। तो देखो क्या बोला है, ये ना करते हुए जो मैंने किया, दैट इज कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, समझा। चलो, opportunity cost is measured in terms of optional costs that have been avoided, okay, negative costs that have been sacrificed, नहीं, accounting cost नहीं, next best alternative that has been forgone, correct, एक alternative के लिए हमने दूसरे alternative को forgone किया, that is what is exactly called as opportunity cost। चलो, due to the operation of laws of returns to scale, LAC is, LAC का एकदम सिंपल बताता हूं, मैंने बताया था कोई भी अगर कर्व आया शेप में AC वाला, आगे एल लगाने से क्या हो जाता है सर, एल लगाने से बहुत कुछ होता है, अरे भाई एल मतलब लॉन्ग रन, ठीक है, LAC दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन LAC कर्व, ठीक है, हाउ लाइक इट इज बीइंग ओरिएंटेड इन शेप, इट इज यू शेप कर्व, सो द ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, यू शेप्ड। पक्का समझा, बढ़िया था, बहुत सिंपल था, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक सेकेंड, ओके चलो, अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पे, अब ध्यान से देखेंगे अपन। 31, द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल, ठीक है, AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व एकदम सिंपल है। AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व ऐसे कौन से बेसिकली मार्केट में होते हैं, एकदम सिमिलर या फिर आइडेंटिकल, होमोजेनियस किस में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, समझा। परफेक्ट कंपटीशन में आपका AR कर्व एग्जैक्टली सेम होता है आपके डिमांड कर्व से, ठीक है, सो इसको कहते हैं, कौन सा है वो, परफेक्ट कंपटीशन, कौन है वो, ये है वो सर, डी, समझा। चलो, ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ, सिंपल है, ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, तो ये किस में आएगा, कार्टेल, ठीक है, ये इसका आंसर है कार्टेल, ठीक है, इसका आंसर विल बी कार्टेल। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग ने देखो गाइस फीचर्स अपने किए होगा, ठीक है, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आपने क्या होगा, आपने ओलिगोपोली का अगर फीचर्स किया होगा तो उसके अंदर ये एग्जांपल में बहुत जगह बताया गया है, ठीक है। ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल, आई विल टेल यू व्हाई इट इज। कार्टेल क्या होता है बेसिकली सर, एक बार बता दो। कार्टेल इज नथिंग बट, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा, ये बहुत बहुत इजीली अवेलेबल इंडस्ट्री है, ठीक है। MRF टायर्स, भाई सर इसका शेयर तो मार्केट में तेल का, ठीक है, JK टायर, ठीक है, देन ऑल्सो यू हर्ड द नेम ऑफ अपोलो टायर्स, ठीक है। व्हेन दे कम टुगेदर एंड डिसाइड दैट वी विल कीप आवर टायर का प्राइस, ये टायर कंपनी है बेसिकली, चॉकलेट नहीं बेचते, टायर बेचते हैं, ठीक है, सो बेसिकली दिस कंपनी कम्स टुगेदर एंड डिसाइड दैट हमारे टायर का प्राइस हम लोग कितना रखेंगे सर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन कार्टेल। हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में आके करेंगे, क्या सर, बिजनेस, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज विल कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस, हम लोग मार्केट का प्राइस यही बनाएंगे, दैट इज व्हाट इज एक्जैक्टली कॉल्ड एज एन कार्टेल। तो कार्टेल में से ओपेक करके भी कार्टेल है, ठीक है, सो ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल, समझा, ओके। द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन कैसे, एकदम एकदम ध्यान से गाइस। मुझे बताओ, एक सेलर था जो पहले ₹10 का क्वांटिटी बेचता था, एक क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 क्वांटिटी इज इक्वल टू ₹10, ओके। अब वही एक क्वांटिटी वो ₹20 की बेचता है, पहले उसके हाथ में कितने आते थे, 10 रुपया, अब प्राइस बढ़ गया, यस सर प्राइस बढ़ गया, प्राइस 10 से 20 रुपया हो गया, अभी उसके हाथ में कितने आएंगे, 20 रुपया, तो उसके हाथ में पैसे का सप्लाई बढ़ा कि कम हो गया, सर सही बात है बढ़ जाएगा, पहले 10 का बेच रहा था अब 20 का बेच रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइस बढ़ाने की वजह से मेरे हाथ में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। सो रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट, पक्का समझा, ओके। नेक्स्ट, कैश बैलेंस अप्रोच वाज गिवन बाय, कैश बैलेंस अप्रोच किसने दिया, कैश बैलेंस अप्रोच दिया है अपने को कैम्ब्रिज ने, ठीक है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने हमको कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। दिस कंसेप्ट वाज बीइंग गिवन बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर, एकदम सिंपल है, ठीक है। कैश बैलेंस अप्रोच वाज गिवन बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, पक्का समझा? ओके चलो। Which one of the following functions of commercial bank include collection of draft, bills of exchange, ठीक है, of their customer from other banks, ठीक है। आपके बिहाफ के ऊपर देखो, आपके बिहाफ के ऊपर आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक से सारे चीज कलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दे के रखा है कि मेरे बिहाफ पे ये करना वो करना, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते भाई मेरे बिहाफ पे ये काम कर, वो कौन हो गया? आपका एजेंट। हु इज ही? इज योर एजेंट, ठीक है। तो बैंक अगर ऐसे कमर्शियल बैंक्स इज गिविंग यू सच काइंड ऑफ सर्विसेज, दैट इज नथिंग बट दे आर परफॉर्मिंग फॉर यू एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। सो द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। समझा अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is an apex bank for agriculture credit in India? It is nothing but a statistical MCQ, no concept in it, ठीक है। अभी कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट देती है? मतलब बेसिकली अपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर क्रेडिट की इंडस्ट्री में। इट इज एन अपेक्स। अपेक्स मतलब क्या? लीड, मेन, हेड, ठीक है। कौन है ऐसा सर? वही है, कौन? नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस वुड लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर मनी? अभी डिमांड फॉर मनी कम कहां पे हो जाएगा? अभी डिमांड फॉर मनी कब कैसे कम होता है सर? कंट्री में आपने देखा होगा, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, ठीक है। आपके कंट्री में देखो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है, ठीक है। कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन, पर अपने को कंट्री में दोनों नहीं चाहिए सर। क्यों? इन्फ्लेशन अच्छा है, इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है और डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है अगर अपने कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, तो अपने को इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। ओके सर, समझा। पर सर इन्फ्लेशन में अगर वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया, ठीक है, तो लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए होगा। क्यों सर? अगर कोई सिंपल चीज परचेस करने के पीछे भी अपने अगर ज्यादा पैसा चाहेंगे, हमको ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना, ज्यादा खर्च हो रहा है तो ज्यादा चाहिए भी है, तो डिमांड फॉर मनी इसमें बढ़ेगा कि कम होगा? इसमें तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा सर। अगर मेरे हाथ में गाइस, मुझे बताओ, इंक्रीज इन रियल इनकम। रियल इनकम समझते हो? अगर मेरे जेब में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, सर मेरे जेब में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, अच्छा आ रहे, तो उससे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिमांड बढ़ेगा ना, जेब में पैसे ज्यादा आ रहे हैं। अभी देखो इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास ज्यादा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे? आप जाके डिपॉजिट कर दोगे पैसा, ठीक है। तो आपके पास जो पैसा है आपके, you will left with less money, will deposit more and more in deposit for the purpose of fetching more and more return, ठीक है। So which of this would lead to fall in demand for money? Increase in real rate of interest, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ते जाएगा तो आप डिपॉजिट कर दोगे पैसा जाके बैंक के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से सर क्या होगा? आई वुड बी लेफ्ट विद लेस अमाउंट ऑफ मनी। समझा कि नहीं समझा? ऐसे तो हमारे पास डिमांड फॉर मनी कम कैसे हो गया? हमारे पास डिमांड फॉर मनी कम हो गया क्योंकि हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The rate at which the commercial banks borrow from the Reserve Bank of India is called as a, एकदम ध्यान से सुनो, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम, कमर्शियल बैंक यानी बोरो करता है मनी किसके पास है सर? कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम आरबीआई, इज कॉल्ड एज रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जहां से आरबीआई बोरो करता है मनी किसके पास से? कमर्शियल बैंक से। समझा? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी आरबीआई के पास से। समझा अच्छे से? तो क्वेश्चन क्या पूछा है सर? रेपो रेट वो रेट होता है, रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसके जिस रेट पे, रेपो रेट इज बेसिकली दैट रेट ऑन द रेट ऑफ विच, दिस इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोस मनी फ्रॉम आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक, ठीक है। एंड रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। समझा कि नहीं समझा? सो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है पैसा किसके पास से? कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास से। तो देखो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, सो कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं आरबीआई के पास से, वो रेट को क्या बोलेंगे अपन? रेपो रेट। तो ऑप्शन इज ए। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कोलैटरल लोन्स अगेंस्ट, ठीक है। अभी कमर्शियल बैंक कोलैटरल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लोन समझते, बैंक का तो मेन इंटेंशन ही है कि उनको क्या करना है? लोन्स को प्रोवाइड करते रहना है, ठीक है। अगर बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर वो कमाएगा कैसे, ठीक है। अभी देखो
अब ये अगर देखा जाए ना तो सिंपली बताओ यहाँ पे दो ऑप्शंस है, इफ बीइंग वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। आप जाके आपकी सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हो, कोलैटरल इज नथिंग बट गिरवी रखना, ठीक है। शेयर्स के बेसिस पे भी मिलता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे भी मिलता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज कभी भी नहीं आते, डिस्प्यूटेड एमसीक्यू नहीं, आपने पास्ट पेपर भी देखे रहेंगे, मैंने आपको पास्ट पेपर भी शेयर किए, ठीक है। तो ये करेक्ट दोनों है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट शेयर्स सिक्योरिटी दोनों, नॉर्मली शेयर्स और नॉर्मल सिक्योरिटीज के बेसिस पे भी आपको लोन मिलता है गाइस, करेक्ट ये प्लेज हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है, और सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, ठीक है। सो बोथ वुड बी द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलैटरल लोन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर, बट आपके जो इंस्टीट्यूट है दे आर बीइंग कंसिडरिंग एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन we are following the same, but in real life also or at other levels of exams we give both of them are correct answers, ठीक है। moving ahead, Dash has defined economics as a science which deals with wealth। मुझे तो पैसे के बारे में बात किसने किया था, ठीक है, दो ही थे, एक था एडम स्मिथ और एक था जेबी से, ठीक है। यहाँ पे जेबी से लिखा है बट एडम स्मिथ भी है जिन्होंने पैसे की डेफिनेशन दी थी, मतलब वेल्थ के बारे में बात किया था। अच्छा, एडम स्मिथ कौन थे, याद है कि नहीं, एडम स्मिथ कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना है। Moving ahead, डैश गुड्स आर ऑल्सो नोन एज स्कार्स गुड्स, ऐसे गुड्स जो स्कार्स है, मतलब सर कम मात्रा में, ऐसे कौन से गुड्स होते हैं सर, ऐसे कौन से गुड्स है जो कम मात्रा में, स्कार्स गुड्स, कौन से गुड्स है ये, दे आर नथिंग बट इकोनॉमिक गुड्स आर नोन एज स्कार्स गुड्स। जो इकोनॉमिक गुड्स आर नथिंग बट लाइक रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल्स आर इकोनॉमिक गुड्स और वो कैसे, स्कार्स इन क्वांटिटी, ठीक है। चलो, डैश इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कौन सा है, नथिंग बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी है और आप लोग ने आपके जब भी लाइक व्हेनसोएवर यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, इसमें सबसे पहला लॉ भी आपका लॉ ऑफ डीएमयू ही है, ठीक है, जो सबसे पहले प्रोफेसर गॉसन ने फाइंड आउट किया था, बाद में उसको डिस्कस इन डिटेल किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शन ने। इन द ईयर 1890 उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने ये लॉ को दर्शाया था, सबको पता है ये, ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का सबसे फर्स्ट कंजम्पशन लॉ है, ठीक है। चलो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी ऑफ मेनी टाइम्स, अरे ये तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले हमने इसे स्टार्ट किया था, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेट्स टू डैश ओनली। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसा लॉ है सर, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दो प्रकार के लॉ है, ठीक है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नथिंग बट अ शॉर्ट रन लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन फिनोमिनन है, ठीक है। ओके, एकदम ऐसे वन लाइनर एमसीक्यू भी पूछते हैं क्या सर एग्जाम में, एब्सोल्युटली पूछते हैं, एब्सोल्युटली पूछते हैं, ठीक है। द टोटल, दैट इज द टोटल कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे कौन सी कर्व है जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, एकदम ध्यान से मुझे बताना गाइस। वन कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करो नहीं करो, ज्यादा करो कम करो, मैंने आपको बताया ये, ठीक है। हमने फर्स्ट 10 एमसीक्यूज में हमने ये एमसीक्यू को डील करा था, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल देखो, मैं बताता हूं आपको फिक्स कॉस्ट की लाइन कैसे होगी। देखो, मैंने अगर 10 क्वांटिटी प्रिपेयर किया, 20 क्वांटिटी प्रिपेयर किया, 30 क्वांटिटी प्रिपेयर किया, मेरा कॉस्ट रहेगा 1000, तो 1000 ही रहेगा, रेंट तो उतना ही रहेगा ना भाई। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन अ प्रॉपर्टी ऑन द रेंट, आई एम प्रोड्यूसिंग सम कमोडिटीज एंड आई एम डूइंग द सेल्स, in that I am like preparing 10 quantities, then so ever I have to pay 1000 का rent, I prepared more quantity, that is 20 quantity, so remains the case same, that is I have to spend 1000 on my rent cost. Again I prepared 30 quantity, now my quantity is being getting increased, so what, I have to pay the same amount of rent, that is my cost, that is fixed cost is going to remain constant at all the levels of output, ठीक है। so मेरा कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा, तो मेरी लाइन बनेगी स्ट्रेट, दैट इज हॉरिजॉन्टल, इतने के लिए भी इतना, इतने के लिए भी इतना, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व हमेशा लेगी हॉरिजॉन्टल लाइन में, सो दिस इज द आंसर, समझा। ओके, द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स, जनरली सप्लाई कर्व्स ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा, आपका क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है, तो अपवर्ड स्लोप करती है सप्लाई कर्व, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द सेंटर ऑफ ऑल द मार्केटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अभी अपन मुझे बताओ गाइस, मार्केटिंग पॉलिसी, ठीक है, मुझे तो अपन मार्केटिंग क्यों करते हैं, सिंपल रीजन है, मार्केटिंग करने का एक और एक मात्र ही रीजन है, अपने प्रोडक्ट
अपने प्रोडक्ट बहुत लोगों तक पहुंचे, ठीक है। एक सेंटर आइडिया है कि व्हाई डू आई मार्केट माय प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वी बीइंग क्लासेस, ठीक है, हमको लाइक मार्केटिंग की लाइक वी आल्सो एंगेज इन मार्केटिंग पॉलिसीज, ठीक है, हम लोग भी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग वी आर इन इंटेंशन की बहुत से स्टूडेंट्स लोग को कि बहुत अच्छे सर्विस मिल जाए, ठीक है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी मार्केट आवर प्रोडक्ट इन सच अ मैनर दैट नीडी पीपल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, अगर आप समझो कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आप क्या सोच के बनाते हो कि मैं प्रोडक्ट, चलो आज इस बार खराब प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं सोचते, बराबर। हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी अच्छी मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ फिटनेस प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आप उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका बेहतरीन प्रोडक्ट बना के पता किसको चला, किसी को नहीं चला। सो दैट इज द रीजन, द मेन इंटेंशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज इज टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स, इसको मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। लॉन्ग रन में देखो एक होता है, एक है ना, एक अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंट्री एंड एग्जिट? अगर मुझे बताओ आपको ऐसा बिजनेस, आप ऐसे बिजनेसमैन हो, आप देख रहे हो कि द मार्केट में देयर आर मेनी प्लेयर्स, यू ऑल्सो वांटेड टू ट्राई हैंड इन दैट मार्केट, प्लीज कम, ठीक है। मार्केट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपको आना है, आप बिजनेस कर सकते हो, आपको जाना है बिजनेस छोड़ के जा सकते हो। आप बिजनेस में कब उतरोगे? भाई ये बिजनेस से बहुत प्रॉफिट है, दिस बिजनेस सीम्स लाइक वेरी मच प्रॉफिटेबल, इफ देयर इज अ होप ऑफ प्रॉफिट यू विल एंटर द बिजनेस। अगर भाई बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा है, यू विल एंटर द बिजनेस, एंड देयर इज अ होप ऑफ लॉस, यू विल एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस। ओके, अब क्या हो गया, मार्केट में बहुत से एंट्रेंट्स आ गए, बहुत से एंट्रेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये लॉन्ग रन बन चुका है, मार्केट में बहुत से प्लेयर्स है, देयर आर मेनी एंट्रेंट्स इन द मार्केट। अब मुझे बताओ, एक ही मैं बिजनेस कर रहा था, हम दो ही जन बिजनेस कर रहे थे, पूरे बिजनेस के कस्टमर्स हम दोनों के बीच में डिवाइड हो रहे थे, 50% एंड 50% कस्टमर डिवाइड हो रहे थे। तो मार्केट में जो प्रॉफिट था, समझे, मार्केट में प्रॉफिट था 100 करोड़ का, तो 50 करोड़ प्रॉफिट मैं लेके जा रहा था, 50 करोड़ ये लेके जा रहा था। अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है, मार्केट में ना बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, अब मार्केट में समझो 100 प्लेयर आ गए, ठीक है। तो किसी को भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सबको नॉर्मल प्रॉफिट, सबको एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है और सब लोग अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें एंट्रेंस बहुत ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो क्या बोले, इन द लॉन्ग रन अ परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएंगे अपन, समझा अच्छे से? ओके। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली ऐसा मार्केट है जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, कम सेलर्स है पर पूरे मार्केट को रेगुलेट करते हैं, देयर आर वेरी लेस सेलर्स, ठीक है, बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एमआरएफ टायर्स, अपोलो टायर्स, ठीक है, देन तेरा जेके टायर, ठीक है, बहुत ऐसे लेस इन क्वांटिटी कंपनीज हैं जो पूरे मार्केट को, जैसे सीमेंट कंपनीज हो गई, अंबुजा सीमेंट, देन एसीसी सीमेंट, देन बांगर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, देयर आर लिमिटेड कंपनीज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो ओलिगोपोली मींस फ्यू सेलर्स, सिंपल। अभी पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग, ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब ध्यान से सुनना, पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस पैदा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट, आपका बिजनेस जस्ट मार्केट में है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब आपका बिजनेस जस्ट तुरंत आया है। आप कभी भी मार्केट में जब तुरंत आते हो ना, स्टार्टिंग में, तो आप आपके प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम रखते हो, रीजन में आपको मार्केट में मार्केट शेयर, मार्केट बेस प्रिपेयर करना है, यू कैन नॉट कीप अ प्रीमियम प्राइस। कभी भी कोई भी ब्रांड मार्केट में लॉन्च होती है, एकदम नॉर्मल प्राइस से स्टार्ट करती है, बाद में धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, पक्का समझा? चलो अपन आगे बढ़ेंगे। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग अ लो प्राइस स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको इतना समझा होगा, ठीक है, ओके।